ईरान में युद्ध के 2 महीने बीतने के बाद मुख्य केंद्र जमीन से हटकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ गया है, जहां एक कमजोर युद्ध विराम लागू है। अगले दौर की वार्ता का कोई संकेत नहीं है। भारत, अमेरिका और ईरान द्वारा की गई दोहरी नाकेबंदी के आर्थिक परिणामों को कब तक संभाल सकता है और अपनी ऊर्जा जरूरतों पर कई चोक पॉइंट से निपटने में इसके राजनयिक विकल्प क्या हैं? हम इस पर दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाने जा रहे हैं। नमस्कार, द हिंदू में वर्ल्ड व्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहासनी हैदर। अब उस युद्ध को 2 महीने हो गए हैं जिसे 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद कुछ दिनों या हफ्तों में खत्म होना था। हालांकि विमान और बम फिलहाल खामोश हैं, तनाव काफी स्पष्ट रूप से जमीन से समुद्र और हॉर्मुज जलडमरू मध्य की ओर बढ़ गया है। इस सप्ताह अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने जारी नाकेबंदी के बारे में ये कहा, जलडमरू मध्य मूल रूप से एक आर्थिक परमाणु हथियार के बराबर है जिसे वे दुनिया के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसके बारे में शेखी बघार रहे हैं। वे तेहरान में बिलबोर्ड लगा रहे हैं, इस बात की शेखी बघार रहे हैं कि वे दुनिया की 20% या 25% ऊर्जा को कैसे बंधक बना सकते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर उन्हीं लोगों के पास परमाणु हथियार होता, वे पूरे क्षेत्र को बंधक बना लेते। तनाव को बढ़ाते हुए तमाम बयानबाजी के अलावा ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरक्शी ने इस्लामाबाद की यात्रा की। उन्होंने अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात नहीं की, वो ओमान गए, वो रूस गए, जहां उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की, जो ये दर्शाता है कि ईरान अमेरिका के साथ बातचीत की प्रतीक्षा करते हुए भी समर्थन जुटा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता का वो दूसरा दौर नहीं हुआ है। परमाणु मुद्दों के बजाय हॉर्मुज पर पहले चर्चा करने के ईरान के नवीनतम प्रस्ताव को अभी तक अमेरिका से सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। ईरान द्वारा एक नाकेबंदी के साथ जो जलडमरू मध्य के सबसे संकीर्ण बिंदु लगभग 22 मील चौड़े पर जहाजों की जांच करता है और अमेरिकी नौसेना द्वारा ओमान सागर के मुहाने पर एक अन्य नाकेबंदी के कारण हर दिन केवल 5 से 10 जहाज ही जलडमरू मध्य से गुजर पा रहे हैं। युद्ध से पहले ये संख्या 140 थी। अनुमान है कि लगभग 2000 जहाज वहां फंसे हुए हैं। अब यदि आप ऑनलाइन देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र के व्यापार और विकास संगठन UNCTAD के पास ये डैशबोर्ड है जिसे आप देख सकते हैं और उन विभिन्न संकेतकों पर बारीकी से नजर डाल सकते हैं जिनकी वे बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, युद्ध की शुरुआत से कच्चे तेल की कीमतों में 63% की वृद्धि हुई है। इस सप्ताह ये $126 प्रति बैरल को पार कर गया। 2022 में यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद ये सबसे अधिक है। युद्ध शुरू होने के बाद से उर्वरकों की कीमतें दोगुनी से अधिक हो गई हैं और जलडमरू मध्य वास्तव में 4 मार्च को बंद हो गया था। उर्वरकों के सभी घटक अब महंगे हो गए हैं। वे वस्तुएं भारत को, विशेष रूप से कृषि सीजन को प्रभावित कर रही हैं। वास्तव में सभी प्रकार की वस्तुओं की कीमतों में लगभग 8.3% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने इस सप्ताह कहा कि भले ही आज प्रतिबंध हटा लिए जाएं, फिर भी आपूर्ति श्रृंखलाओं को उबरने में महीनों लगेंगे। और याद रखें, जहाज यातायात की बहाली के लिए बीमाकर्ता महत्वपूर्ण होंगे। जब तक उन्हें यह आश्वासन नहीं मिलता कि उनके जहाज चल सकते हैं, वे और जहाज नहीं भेजेंगे। सुनिए, जलडमरू मध्य खोलें, सभी जहाजों को गुजरने दें, वैश्विक अर्थव्यवस्था को फिर से सांस लेने दें और इसके लिए केवल भौतिक रूप से फिर से खोलने से कहीं अधिक की आवश्यकता है। इसके लिए शिपिंग का सुरक्षित, पूर्वानुमानित और बीमा योग्य होना आवश्यक है। और साथ ही मैं सभी पक्षों से उन कार्यों से बचने का आग्रह करता हूं जो युद्ध विराम को कमजोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर यदि जलडमरू मध्य साल के अंत तक बंद रहता है तो वैश्विक मंदी आने की संभावना है। इसलिए भारत पर प्रभाव काफी स्पष्ट है। पहला जो हम देख रहे हैं वो है रुपए का डॉलर के मुकाबले गिरकर 95 रुपए तक पहुंचना। अकेले इस वर्ष में भारतीय करेंसी ने अपना 5% मूल्य खो दिया है। दूसरा, विकास दर के आंकड़े पहले ही प्रभावित हो चुके हैं।
अलग अलग एजेंसियों द्वारा अलग अलग अनुमान दिए जा रहे हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार भारत गिरकर छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, जबकि इसके चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद थी। तीसरा निश्चित रूप से यह है कि ऊर्जा बिल बढ़ रहा है। भारत अपनी तेल जरूरतों का 90% आयात करता है और इसलिए वास्तव में इन तेल आयातों पर निर्भर है, जबकि ध्यान हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे चोक पॉइंट पर है। वास्तव में आज भारत की ऊर्जा पर कई चोक पॉइंट्स हैं। हम भारत के लिए पिछले 2 दशकों में जो कुछ भी हुआ है उसे जोड़ने जा रहे हैं। भौतिक चोक पॉइंट्स, हॉर्मुज जलडमरू मध्य अब केंद्र में है, लेकिन यमन में हूतियों द्वारा बाबल मंडेब को भी खतरा था। स्वेज नहर, जहां हमने एक बड़ी दुर्घटना देखी, एक और चोक पॉइंट बनी। लेकिन दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार के लिए कम से कम 7 प्रमुख चोक पॉइंट्स हैं और 4 या 5 छोटे भी हैं। उनमें से प्रत्येक को एक या दूसरे देश द्वारा हथियार बनाया जा सकता है। उस मानचित्र को देखें जो वास्तव में इस क्षेत्र को दिखाता है जहां हिंद महासागर विशेष रूप से चोक पॉइंट्स के मामले में दुनिया का केंद्र है। आर्थिक चोक पॉइंट्स, ये वे आर्थिक प्रतिबंध हैं जो एक देश या दूसरे देश से तेल खरीदने के खिलाफ लगाए जाते हैं। सामान्य तौर पर इसमें संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका होते हैं। इन सभी ने ईरान, इराक, रूस और वेनेजुएला के तेल पर प्रतिबंध लगाए हैं। अलग अलग समय पर वे प्रतिबंध मान्य रहे हैं। अब अमेरिका ने इसी सप्ताह से चाबहार बंदरगाह पर भी प्रतिबंध लगा दिए हैं, जो भारत के लिए एक ऊर्जा कनेक्टिविटी बिंदु है। जबकि भारत की पारंपरिक नीति केवल संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को स्वीकार करने की रही है, उसे अमेरिकी प्रतिबंधों का पालन करने के लिए भी मजबूर होना पड़ा है। राजनीतिक चोक पॉइंट्स, ये वे राजनीतिक मतभेद हैं जिसने आयात या पाइपलाइनों को रोक रखा है। स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के साथ भारत की समस्याएं सर्वोपरि हैं। उदाहरण के लिए उन्होंने तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत TAPI पाइपलाइन को रोक दिया है। भारत से मध्य एशिया तक के सभी प्रकार के मार्ग हैं जो भारत और पाकिस्तान की एक दूसरे के साथ समस्याओं के कारण अवरुद्ध हो गए हैं। TAPI पाइपलाइन का उद्घाटन 2016 में हुआ था। 1 दशक बाद ये कहीं नहीं पहुंच रही है। उससे 1 दशक पहले ईरान, पाकिस्तान, भारत IPI पाइपलाइनें थीं जिन्हें भी रोक दिया गया था। इन तीनों प्रकार के प्रमुख चोक पॉइंट्स को देखते हुए भारत के लिए राजनयिक विकल्प क्या हैं? इसे ईरान के साथ जुड़े रहने की आवश्यकता है, जैसा कि वो सभी देशों के साथ करता है, ताकि वहां फंसे जहाज़ों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके और व्यापार फिर से शुरू किया जा सके। विदेश मंत्री S जयशंकर ने इस सप्ताह ईरान के विदेश मंत्री अरागची से फिर से बात की। ये श्री अरागची की यात्राओं पर चर्चा करने के लिए था, लेकिन बहुत कम विवरण दिए गए थे। हालांकि भारत अब तक किसी भी शांति प्रक्रिया का हिस्सा नहीं रहा है, लेकिन उसके पास एक अवसर है। 2 सप्ताह में नई दिल्ली ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है और महीने के अंत तक दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की जाएगी। सरकार उनके बीच कुछ सेतु बनाने और पूरी शांति प्रक्रिया के लिए अपना योगदान देने के अवसर का उपयोग कर सकती है। भारत को अपने विकल्पों को संकुचित नहीं बल्कि व्यापक बनाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री मोदी 17 मई को UAE जा रहे हैं। उदाहरण के लिए UAE द्वारा OPEC से बाहर निकलने के बाद वे पहली बार उनसे मिलेंगे। लेकिन भारत को अन्य प्रमुख तेल निर्यातकों के साथ भी अपने संबंध बनाए रखने चाहिए, जिसमें सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, कनाडा और हाँ, ईरान से भी। भारत वैकल्पिक ऊर्जा कनेक्टिविटी के लिए रूस के साथ संबंधों को मजबूत कर सकता है। उदाहरण के लिए चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग द्वारा अधिक आपूर्ति प्राप्त कर सकता है, जो फिर से भारत द्वारा उन पर पश्चिमी प्रतिबंधों को नजरअंदाज करने पर निर्भर करते हैं। समुद्री चोक पॉइंट्स की गहन निगरानी के बीच भारत को ईंधन आपूर्ति के लिए अपने थल विकल्पों पर विचार करना होगा, जैसा कि चीन ने 1 दशक पहले रूस, ईरान और अन्य स्थानों के लिए अपनी पाइपलाइनों के साथ किया था। भारत अपने तेल का 85% समुद्र के माध्यम से आयात करता है,
जबकि उसके भूमि पड़ोसियों के साथ संबंध और टीएपीआई और आईपीआई जैसी पाइपलाइनें भू राजनीति और पाकिस्तान के साथ संबंधों के कारण अवरुद्ध हो गई हैं, उसे पूरे क्षेत्र के लाभ के लिए इनके प्रति किसी प्रकार का रास्ता तलाशना चाहिए। वर्ल्ड व्यू का नजरिया भारत को इस वैश्विक ऊर्जा संकट को गंभीरता से लेना चाहिए। वो तेल के अपने सबसे बड़े स्रोतों के साथ जुड़ने के लिए अमेरिका या अन्य देशों की अनुमति का इंतजार नहीं कर सकता। ये भारत के अपने क्षेत्र में संबंधों को बंद करने की लागत, उदाहरण के लिए चाबहार के लिए ईरान और तुर्कमेनिस्तान गैस के लिए पाकिस्तान के साथ की समीक्षा करने और एक बहुत ही अलग भविष्य के लिए योजना बनाने का समय है। वर्ल्ड व्यू रीडिंग सिफारिशें। द हिंदू में मैंने एक लेख लिखा है जिसका शीर्षक है ड्रॉ अ रेड लाइन ऑन यूएस यूनिलेटरल सैंक्शंस, मतलब यूएस के एक तरफा प्रतिबंधों पर एक लक्ष्मण रेखा खींचे। इसमें मेरा कहना है कि भारत को कहां पीछे हटने की जरूरत है। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखित द ग्रेट सैंक्शंस हैक पुस्तक, जो भारत के लिए प्रतिबंधों की लागत और चाबहार उदाहरण के बारे में बात करता है। रॉबर्ट कपलान, जिन्होंने द रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी नामक किताब लिखी थी और अब उन्होंने अगली किताब वेस्टलैंड अ वर्ल्ड इन परमानेंट क्राइसिस लिखी है, इसे जरूर पढ़ना चाहिए। जेवियर ब्लास और जैक फार्की द्वारा लिखित पुस्तक द वर्ल्ड फॉर सेल, मनी, पावर एंड द ट्रेडर्स हु बार्टर द अर्थ्स रिसोर्सेज भी काफी महत्वपूर्ण है। एडवर्ड फिशमैन की चोक पॉइंट्स, हाउ इकोनॉमिक वॉरफेयर इज चेंजिंग द वर्ल्ड नामक पुस्तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रतिबंध कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में विस्तार से प्रकाश डालती है। उम्मीद है कि आप इन पुस्तकों को पढ़ने का आनंद लेंगे और वर्ल्ड व्यू पर अगले हफ्ते हमारे साथ फिर से जुड़ेंगे। आपका बहुत बहुत आभार।